गू परिवार की इकलौती लाडली और करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन गुशुवान। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया था। इसके बाद के 5 सालों तक बिजनेस की दुनिया में सिर्फ उसी के चर्चे रहे। लोग उसे एक ऐसी लेडी बॉस के रूप में जानते थे जो बेहद बेरहम, सख्त और कभी शादी न करने का फैसला कर चुकी एक जिंदा मिसाल थी। लेकिन दुनिया वालों को क्या पता कि कभी इसी औरत ने डिलीवरी रूम में मेरे बच्चे को जन्म देते वक्त मौत से जंग लड़ी थी और हर रात जागते हुए उंगलियों पर दिन गिन गिन कर मेरा रास्ता देखा था। एक ऐसे इंसान का रास्ता जो शायद कभी लौट कर नहीं आने वाला था। 5 साल के लंबे अरसे के बाद आज मैं आखिरकार इस शहर की जमीन पर वापस कदम रख रहा हूँ जहाँ मैंने कभी खुद को बंद कर लिया था। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि भैया गाड़ी सिंघाई विला की तरफ ले चलो। विला के अंदर का नजारा कुछ और ही था। गुशुवान हमारी छोटी सी बेटी सिसी के सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी आवाज बहुत ही धीमी और ममता से भरी हुई थी। वो कह रही थी कि सिसी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गई बच्चा। तब सिसी ने मासूमियत से पूछा कि मम्मी कल तो स्कूल भी जाना है ना, पापा अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे बर्थडे पर वापस आएंगे और मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाएंगे। अगले ही पल सिसी की आंखों से टप आंसू गिरने लगे और वो बहुत ही उदास होकर अपनी माँ की तरफ देख रही थी। गुशुवान ने धीरे से सिसी के सिर पर हाथ फेरा और जब उसने सिसी की उन आंखों और भौहों को देखा जो बिल्कुल मेरे जैसी थी तो उसका दिल अपने आप पिघल गया और उसकी आवाज और भी ज्यादा नरम हो गई। वो कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, पापा सिसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पापा के पास काम बहुत ज्यादा है ना, इसलिए वो किसी जरूरी काम की वजह से टाइम पर नहीं आ पाए। चलो कल सुबह मम्मी खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने चलेगी, ठीक है। लेकिन आज सिसी जैसे अचानक बहुत समझदार हो गई थी और वो और जोर से रोने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बाकी सब बच्चों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, बस एक मेरे ही पापा हैं जो कभी नहीं आते। गुशुवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे दिलासा दे। बात तो सच ही थी, आज छन न तो उससे प्यार करता था और न ही अपने इस बच्चे से, जिस कड़वे सच को छोटी सी सिसी भी साफ साफ देख पा रही थी। बस एक वही थी जो इतने सालों से खुद को धोखे में रखे हुए थी। घर के पुराने मैनेजर वांग अंकल ने जब मुझे दरवाजे पर आकर खड़े देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मैं चुपचाप खड़ा सिसी को रोते हुए देख रहा हूँ तो उनका दिल घबराहट से बैठने लगा। वो सोचने लगे कि दामाद जी तो पहले से ही सिसी को पसंद नहीं करते, ऊपर से ये बच्ची यहाँ रोकर तमाशा कर रही है। अगर दामाद जी गुस्सा हो गए तो क्या होगा। उन्होंने तुरंत माहौल को संभालने के लिए थोड़ा जोर से कहा कि दामाद जी आप आ गए, अंदर क्यों नहीं चलते। उनकी आवाज सुनते ही गुशुवान ने चौंकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि कब उसकी आंखों की वो सख्ती गायब हो गई और उनमें एक असीम चाह तैरने लगी। वो झटके से खड़ी हुई और तेजी से कदम बढ़ाती हुई मेरे सामने आ गई। उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और अपना सिर धीरे से मेरे सीने पर टिका दिया। उसने फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तब मेरी थोड़ी आलस भरी आवाज गूंजी कि गले मिल चुकी हो तो अब छोड़ोगी भी। तब जाकर गुशुवान ने भारी मन से अपनी पकड़ ढीली की। वो तुरंत शू रैक के पास गई, वहां से चप्पलें निकाली और नीचे बैठकर खुद मेरे पैरों में पहनाने लगी। ये सब वो इतने स्वाभाविक और सलीके से कर रही थी जैसे सालों से रोज करती आ रही हो। ये सब होने के बाद मैं बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ सीधे लिविंग रूम की तरफ चला गया। वहां वो छोटी सी बच्ची खड़ी थी जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था और जो अभी भी सिसकियां ले रही थी। पहले जब भी मैं इसे देखता था मुझे हमेशा गुशुवान का वो तथाकशिष्ट धोखा याद आ जाता था। गू सिसी का दुनिया में आना एक हादसा था और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं इस बच्ची का सामना कैसे करूं। इसीलिए मैं इन सब चीजों से भागता रहा। पर आज मैंने थोड़ा रुक कर सोचा और कहा कि अब रोना बंद करो, देखो पापा वापस आ गए हैं। माना कि मेरी आवाज में थोड़ा रूखापन और हिचकिचाहट थी, लेकिन मेरे ये शब्द सुनते ही सिसी हैरान रह गई और रोना ही भूल गई। यहाँ तक कि पास खड़ी गुशुवान भी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने खुद को सामान्य दिखाने के लिए झूठी खांसी तो गुशुवान अपनी हैरानी भूलकर तुरंत चिंता में डूब गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या सर्दी खांसी हो गई है। मैं अभी नौकरों से कहकर दवा मंगवाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई सर्दी नहीं हुई है। मैंने सामने खड़ी उस नन्ही सी बच्ची को देखा जिसका चेहरा काफी हद तक गुशुवान से मिलता था लेकिन बेहद मासूम था। मेरी आंखों में भी थोड़ा प्यार उमड़ आया और मैं धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठा और सिसी की आंखों में आंखें डालकर बेहद नरम आवाज में बोला कि तुम अब तक सोई क्यों नहीं। सिसी कहने लगी कि पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आज सिसी का बर्थडे है ना, आपने पहले कहा था कि आप मेरे बर्थडे पर मेरे साथ रहोगे, क्या आप भूल गए थे। मैंने कहा कि मैं भूला नहीं था, देखो मैं तुम्हारे लिए वक्त पर लौट आया हूँ ना, और हाँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूँ, जरा देखो तो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये कहते हुए मैंने बैग से गिफ्ट निकालकर छोटी सी सिसी के हाथों में दे दिया। ये देखकर तो गुशुवान की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसका आज छन कभी सिसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। उसका बर्थडे याद रखना और उसके लिए गिफ्ट लाना तो बहुत दूर की बात थी। उसके मन में अचानक एक डर बैठ गया कि कहीं आज छन उसे हमेशा के लिए छोड़ने से पहले ये सब तो नहीं कर रहा। गुशुवान की आंखों में आंसू तैरने लगे। इधर सिसी खुशी से उछल पड़ी कि थैंक यू पापा, इतनी प्यारी बारबी डॉल के लिए। तो पापा क्या कल आप मम्मी के साथ मुझे किंडरगार्टन छोड़ने चलोगे। इससे पहले कि मैं सिसी को कोई जवाब देता, गुशुवान ने बीच में ही बात काटते हुए सिसी को डांट दिया कि गु सिसी चलो जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ, पापा बहुत थक गए हैं, उन्हें आराम करने दो। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा कि गुशुवान क्या अब मुझे अपनी ही बेटी को स्कूल छोड़ने जाने का हक भी नहीं है। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे वहां साफ तौर पर एक घबराहट और डर दिखाई दिया।
गुशुवान सहम गई और कहने लगी कि छेन, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि तुम शायद सिसी के साथ जाना पसंद नहीं करोगे। वो कुछ पल के लिए गुमसुम सी खड़ी रही, जैसे उसे पुरानी बातें याद आ गई हों, और उसने अपनी पलकें झुका ली ताकि मैं उसके दिल का दर्द न पढ़ सकूं। उसने कहा कि छेन, मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। गुशुवान ने बहुत ही पक्के इरादे से मेरी तरफ देखा। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। ये सब मेरी ही गलती थी। पहले मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था कि उसका सारा सुरक्षा का भाव खत्म हो चुका था। अब मैं थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव कर रहा था तो उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है। मासूम सिसी को नहीं पता था कि बड़े लोगों के बीच क्या चल रहा है। उसने धीरे से मेरी शर्ट खींची कि चलिए ना पापा, प्लीज चलिए ना। मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से देखा और कहा कि हाँ बच्चा, बिल्कुल चलेंगे। कल पापा और मम्मी दोनों मिलकर तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ने जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक अच्छी बच्ची की तरह सो जाना चाहिए। छोटी सिसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। पहले उसने अपनी मम्मी को देखा और फिर अपने इस बदले बदले से पापा को एक तिरछी नजर से देखा। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दी ताकि उसकी मम्मी उसे गोद में उठाकर सुलाने ले जाए। मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगा और मेरे दिमाग में वो सारी रिपोर्ट्स और फाइल्स घूमने लगी जो मेरा बचपन का दोस्त जी हाईशू पिछले 1 महीने से मुझे लगातार भेज रहा था। मैं ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि गुशुवान कब कमरे में आ गई। उसने पूछा कि छेन, क्या सोच रहे हो? मेरी तंद्रा टूटी और मैंने पूछा कि कुछ नहीं। सिसी सो गई क्या? गुशुवान एक पल के लिए हकी बकी रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं सिसी के बारे में खुद आगे बढ़कर पूछूंगा। उसने संभलते हुए कहा कि हाँ, उसे एक कहानी सुनाई थी, वो अभी अभी सोई है। मैंने एक लंबी उबासी ली और सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। गुशुवान परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे आई, मानो अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो मैं हवा की तरह गायब हो जाऊंगा। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे ठीक बगल में गुशुवान लेटी हुई थी। हालांकि हम दोनों के बीच इतना फासला था कि एक पूरा इंसान और सो जाए, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जब से मुझे उस सच का पता चला था, मेरा दिल भारी रहने लगा था। गुशुवान ने इतने सालों तक मेरी दी हुई हर नफरत और गलतफहमी को चुपचाप सहा था, लेकिन कभी अपने बचाव में एक शब्द नहीं कहा था। ये सोचते ही मेरा दिल भर आया और मैं धीरे से सरककर गुशुवान की तरफ बढ़ा। मुझे पास आता देख गुशुवान ने आओ देखा न ताओ तुरंत मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ा, लेकिन अगले ही पल शायद उसे डर लगा कि मुझे बुरा लगेगा, तो उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी और पूछा कि छेन, क्या हुआ? क्योंकि पहले मैं कभी खुद से उसके करीब नहीं जाता था। मैंने थोड़ा हक जताते हुए कहा कि क्यों? क्या सिर्फ तुम्हें ही ये हक है कि मेरे सोने के बाद मुझे चुपके से गले लगाओ? क्या मैं तुम्हें गले लगाकर नहीं सो सकता? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मेरी ये जबान भी ना कभी ढंग से बात करना नहीं सीख सकती। गुशुवान ने हड़बड़ाकर सफाई दी कि नहीं नहीं, बिल्कुल सो सकते हो। छेन, तुम जैसे चाहो वैसे मुझे पकड़ सकते हो। आई एम सॉरी, मैं तो बस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। गलती मेरी थी। इतने सालों तक उसे गलत समझने वाला मैं था और यहाँ वो मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने गुशुवान को और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया और भारी आवाज में कहा कि मुझे नींद आ रही है, सो जाओ, गुड नाइट। उस रात कोई तो बहुत सुकून की नींद सोया तो कोई पूरी रात करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने गुशुवान का चेहरा था, जो बहुत ही प्यार और सुकून से मुझे ही निहार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि छेन, तुम उठ गए, भूख लगी है क्या? चलो पहले नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी नजर दीवार पर लगे क्लॉक पर गई तो सुबह के 8 बज चुके थे। इस वक्त तो सिसी के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। मैंने कहा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कल रात सिसी से वादा किया था कि मैं उसे स्कूल छोड़ने चलूंगा। जब मुझे कल रात अपनी बेटी के चेहरे पर आई वो खुशी याद आई तो मुझे लगा कि आज सुबह जब मैं नहीं जागा तो वो कितनी उदास हुई होगी। गुशुवान को जब याद आया कि आज सुबह 6 बजे से ही सिसी तैयार होकर बैठी थी कि पापा उसे स्कूल छोड़ेंगे, तो उसे थोड़ी सी गिल्ट महसूस हुई। लेकिन इतने सालों में पहली बार छेन ने उसे अपनी बाहों में सोने दिया था, तो वो भला एक छोटे से बच्चे के स्कूल जाने के चक्कर में छेन की नींद कैसे खराब होने देती। इसलिए गुशुवान ने बड़ी ही मासूमियत से झूठ बोलते हुए कहा कि अरे, मैंने सिसी से कह दिया था कि तुम अब बड़ी बच्ची हो गई हो, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए और हर चीज के लिए मम्मी पापा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खासकर अपने पापा पर। वो सिर्फ 4 साल की मासूम बच्ची है, उसे क्या पता कि बड़ी बड़ी बातें क्या होती हैं। वो तो वैसे भी अपने पापा के साथ ज्यादा रही नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप ड्राइवर के साथ स्कूल चली गई। गुशुवान ने मुझे पानी का एक गुनगुना ग्लास दिया और कहा कि सिसी को लग रहा था कि तुम बहुत थके हुए हो, इसलिए वो खुद ही स्कूल चली गई। तुम्हारे वापस आने से वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि इन पिछले कुछ सालों में उस गलतफहमी की वजह से मैंने न केवल गुशुवान का दिल दुखाया बल्कि अपनी बेटी सिसी को भी कभी सीधे मुंह नहीं देखा। लेकिन उस मासूम की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ 4 साल की एक बच्ची है। मैं फटाफट फ्रेश हुआ और नीचे आ गया। डाइनिंग टेबल पर कई तरह के लजीज पकवान सजे हुए थे जिन्हें गुशुवान ने खुद अपने हाथों से बनाया था और वो सब मेरी पसंद की चीजें थी। गुशुवान चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी और खिड़की से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप उस पर पड़ रही थी। उसके लिए मेरा इंतजार करना भी एक तरह का सुख था, लेकिन उसे
हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं एक दिन वो मेरा इंतजार करने का हक भी न खो दे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास गया और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसी जगह बैठकर गुशुवान ने न जाने कितनी रातें मेरा रास्ता देखते हुए गुजार दी थी। वो ठंडे पड़ते खाने और अपने उस धड़कते हुए दिल के साथ बस मेरा ही इंतजार करती रही थी। मैंने बिल्कुल सामान्य होने का नाटक करते हुए अपनी प्लेट उठाई और कहा कि चलो खाना खाते हैं। गुशुवान के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। उसने खुद खाना शुरू नहीं किया बल्कि बस अपलक मुझे ही देखती रही। वो जैसे इस पल को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक देना चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे क्या देख रही हो, तुम भी खाओ ना। और ये कहते हुए मैंने अपनी प्लेट से एक गर्मा गर्म शाओलोंग बाओ उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। गुशुवान को जब एहसास हुआ कि मैं उसे खाना परोस रहा हूँ तो वो कुछ पलों के लिए जड़ हो गई। उसने धीरे से उस बन को खाया और शायद उसे पुरानी कोई अच्छी याद आ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों की खुशी अब छिपाए नहीं छिप रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर गू कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी इस सख्त बॉस का ये रूप देख लिया तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और मुझे बाहर जाने के लिए तैयार होते देख गुशुवान तुरंत खड़ी हो गई कि छन, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा काम है, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। और थोड़ा रुक कर आगे कहा कि दोपहर को मैं तुम्हारे पास आऊंगा, साथ में लंच करेंगे। गुशुवान ने बिना एक पल गंवाए तुरंत हामी भर दी कि ठीक है, मैं कंपनी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल रात को ही मैंने अपने बचपन के दोस्त जी हाईशू को मैसेज करके आज मिलने का टाइम फिक्स कर लिया था। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे उसका सिर्फ एक ऊपरी अंदाजा था। आज मैं हर एक बात को साफ साफ और पूरी तरह से जान लेना चाहता था। जब मैं तय कैफे में पहुंचा तो जी हाईशू पहले से ही वहां बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था और उसने कहा कि पहले बैठो और इसे देखो। और ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मेरे कदम पीछे हटने लगे और मेरा दिल घबराने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इन बीते सालों में सारा कसूर मेरा ही न निकल आए। और मुझे इस बात से डर लग रहा था कि गुशुवान सब कुछ जानते हुए भी मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है। मेरा पक्का दोस्त होने के नाते हाईशू मेरे दिल का हाल अच्छे से समझता था और उसने कहा कि छन, अब किस बात की हिचकिचाहट है, हम अब कोई 17-18 साल के नासमझ लड़के नहीं हैं। क्या तुम अब भी खुद को धोखे में रखना चाहते हो? ये गुशुवान के साथ नाइंसाफी है, सिसी के साथ नाइंसाफी है और तुम सिर्फ इसलिए उसका दिल नहीं दुखा सकते कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने कांपते हाथों से उन कुछ पन्नों की फाइल को उठाया और पूरा पढ़ने के बाद मेरी आंखें झुक गईं और मुझ में जैसे जान ही नहीं बची। मुझे अब 100% यकीन हो चुका था कि गुशुवान की कोई गलती नहीं थी, सब मेरी ही अंधभक्ति का नतीजा था। हमारा शी परिवार शहर का एक बहुत बड़ा और नामी रियल एस्टेट टाइकून है। मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा होने के कारण सबका लाडला था और मुझे हर सुख सुविधा मिली थी। जब मैं 18 साल का था तब पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ और वो लड़की थी शेन यू। मैंने पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीटकर 6 महीने तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पटा ही लिया। शेन यू एक सिंगल मदर की बेटी थी और बहुत गरीब परिवार से थी। उसने मुझे कभी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया था और मुझे लगा कि शायद ये कोई निजी मामला होगा, इसलिए मैंने भी कभी ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। मैं उससे पहली बार तब मिला था जब वो एक मॉल के बाहर धूप में खड़े होकर पर्चे बांट रही थी। उसे अपना बनाने के बाद मुझे हमेशा उसकी आर्थिक स्थिति की चिंता रहती थी, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ पैर जोड़कर शेन यू को हमारी कंपनी के हेडक्वार्टर में एक अच्छी पोस्ट पर रखवा दिया। शुरुआत में मुझे डर था कि कहीं उसका स्वाभिमान आहत न हो जाए, इसलिए मैंने बहुत हिचकिचाते हुए उसे ये बात बताई थी। शेन यू ने तब मुझे बहुत कसकर गले लगाया था और कहा था कि वो कंपनी में जी जान से काम करेगी और खुद को साबित करके दिखाएगी। उसे सच में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और उस वक्त हमारे परिवार में कोई भी हमारे इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। लेकिन शेन यू वाकई में बहुत होशियार निकली और धीरे धीरे उसने अपने काम से सबका मुंह बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे कड़क मिजाज पिता भी कभी कभी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे और कहते थे कि शेन यू को देखकर उन्हें अपने जवानी के दिनों की याद आती है। मेरे पिता अब बूढ़े हो रहे थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कंपनी का कंट्रोल अपनी बड़ी बेटी और शेन यू के हाथों में सौंपना शुरू कर दिया। कंपनी भी मेरी बड़ी बहन और शेन यू की लीडरशिप में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। खासकर शेन यू ने अपने कमाल के बिजनेस सेंस से कई बड़े प्रोजेक्ट्स अकेले अपने दम पर पूरे किए और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती, या शायद वो शुरुआत से ही गलत थी। 1 महीने पहले जब हाईशू ने मुझे ये सब साफ साफ बताया था तब मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था। मुझे पता था कि हाईशू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, बस उस वक्त पुख्ता सबूत हाथ नहीं आए थे। चूंकि मैं अपनी आंखों से देखे बिना यकीन करने को तैयार नहीं था, इसलिए आज हाईशू ने सारे सबूत मेरे सामने रख दिए थे। मैं बाहर से तो बिल्कुल शांत रहकर वो कागजात देखता रहा, लेकिन मेरी उंगलियां अंदर ही अंदर कांप रही थी। मैं सच में प्यार में अंधा हो गया था। गुशुवान ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, ये तो मैं था जो उसके बेइंतहा प्यार का फायदा उठाकर अपनी हर नाकामी और गुस्से का ठीकरा उसके सिर पर फोड़ता रहा। हाईशू ने पूछा
कि आछन, तो अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या इन इतने सालों में तुम्हें गुशुवान से थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ? मैंने कहा कि गुशुवान 7 साल पहले आंधी की तरह मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन मैंने हमेशा अपने चारों तरफ एक दीवार खींच कर रखी थी। शायद अगर 5 साल पहले वो एक रात का हादसा न हुआ होता तो आज हमारी बेटी सिसी भी दुनिया में नहीं होती, और शायद मैं अब तक न जाने कितने पैंतरे आजमा कर उससे तलाक ले चुका होता। गुशुवान अब मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ये अहमियत रोमांस या प्यार वाली नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैं बस अब बची हुई जिंदगी में उसे वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। और सिसी, मैं पहले एक अच्छा पिता बनना सीखना चाहता हूँ। हाइशू ने मेरी शक्ल देकर भांप लिया कि मेरे दिल में गुशुवान के लिए वो प्यार अभी भी नहीं जागा है। उसने कहा कि चलो छोड़ो, तुम इतने सालों बाद वापस आए हो, इन उदास बातों को बंद करते हैं। वैसे भी औरतें चीज ही ऐसी होती हैं। उसकी ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड लू छिंग के साथ फिर से झगड़ा हुआ है। हाइशू पिछले कई सालों से लू छिंग को पागलों की तरह चाहता था। उसका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता था। कुछ समय पहले ही उसने छिंग को प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कह दिया था, लेकिन उसने इस रिश्ते को दुनिया के सामने मानने से मना कर दिया और उनकी लव लाइफ बिल्कुल एक सीक्रेट अफेयर जैसी चल रही थी। यही वजह थी कि हाइशू को गुशुवान की हालत देखकर उस पर तरस आता था। वो हमेशा गुशुवान को एक बेचारी सताई हुई बहू की तरह देखता था और मुझे एक नंबर का जालिम पति समझता था। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। मेरे चेहरे पर 12 बज गए और मैंने कहा कि भाई तू खुद क्या मंगल ग्रह से आया है, तू भी तो मर्द ही है ना। वापस लौटने वक्त रास्ते में मेरी नजर एक बुटीक के शोरूम पर गई और खिड़की पर टंगी एक बेहद खूबसूरत व्हाइट ड्रेस ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं बिना सोचे समझे दुकान के अंदर गया और उसे खरीद लिया, क्योंकि मुझे लगा कि गुशुवान पर यह सफेद रंग बहुत खिलेगा। मैंने इतने सालों तक उसे बहुत दर्द दिया है, अब मैं बस छोटी छोटी चीजों से उसकी जिंदगी को संवारना चाहता था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12:30 होने वाले थे। मैंने जल्दी से हाइशू को बाय कहा और गाड़ी को गू कॉर्पोरेशन की तरफ भगा दिया, क्योंकि मुझे शुवान के साथ लंच करना था। जब मैं कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचा तो करीब 1:45 बज रहे थे। जैसे ही मैंने ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में कदम रखा, मुझे वहां उनके सेक्रेटरी असिस्टेंट चेन दिखाई दिए, जो बेचारे वहां चक्कर काट रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वो भागते हुए मेरे पास आए कि दामाद जी आप आ गए। मैम ऊपर ऑफिस में सुबह से आपका रास्ता देख रही हैं। असिस्टेंट चेन ने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा। मैंने कहा कि चलिए ऊपर चलते हैं, और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुझे लेकर सीधे पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़े। ये पहली बार नहीं था जब मैं इस ऑफिस में आ रहा था, लेकिन हाँ, पुरानी यादें बहुत ही कड़वी और डरावनी थी। उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और मुझे इस शादी से नफरत थी। मुझे पक्का यकीन था कि शेनयू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे इसी गुशुवान की चाल थी। मैं रोज यहाँ आकर तमाशा करता था, चिल्लाता था और उससे तलाक की भीख मांगता था। कंपनी का बच्चा बच्चा जानता था कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। जब आज लोगों ने मुझे नीचे लॉबी में देखा तो उनके चेहरों के रंग ऐसे उड़ गए जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। उन्हें लगा होगा कि आज फिर ये आदमी यहाँ कोई नया हंगामा खड़ा करने आया है। खैर, मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था कि लिफ्ट ऑफ फ्लोर पर रुक गई। मैंने धीरे से कैबिन का दरवाजा खोला तो सामने गुशुवान अपनी आलिशान कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वो गुमसुम सी अपनी उंगली से टेबल को कुरेद रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी गहरी उदासी और अकेलेपन ने घेर रखा हो, और मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। लेकिन जैसे ही गुशुवान की नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में जैसे पूरी कायनात के तारे टिमटिमा उठे और वो बेहद दीवानगी और प्यार से मुझे देखने लगी। मैं अक्सर उसकी आंखों में देखने से बचता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं उसके इस प्यार के समंदर में हमेशा के लिए डूब न जाऊं। मैंने पूछा कि क्या सोच रही थी आप? मैं अंदर आ गया और आपको पता तक नहीं चला? क्या आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोलकर नहीं आऊंगा? पकड़े जाने के डर से गुशुवान ने शर्माकर अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरा दिल किया कि मैं आगे बढ़कर उसके बिखरे बालों को सहला दूं, लेकिन हमारे मौजूदा रिश्तों को देखते हुए ये कदम थोड़ा ज्यादा हो जाता। मैंने खुद से कहा कि चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आगे कहा कि मैं अपने दोस्त हाइशू से मिलने चला गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, पर जब मैंने कहा है कि साथ लंच करेंगे तो करेंगे। अगर तुम यूं मुंह फुलाकर बैठोगी तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। मैं तो बस उसे थोड़ा डराने के लिए पीछे मुड़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन गुशुवान ने आव देखा न ताव झटके से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मेरी कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली कि आज छन प्लीज मत जाओ, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ लंच करोगे। उसकी आवाज में एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा कि अच्छा बाबा छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा, जरा इसे खोल कर देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये पहली बार था जब मैंने अपनी मर्जी से उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा था और वो पूरी तरह से शौक थी कि ये पैकेट उसके लिए है। उसने कांपते हाथों से उस बैग को लिया, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और अंदर एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग की सिल्क ड्रेस थी। उसने कहा कि थैंक यू आछन, ये बहुत सुंदर है, और वो मेरा हाथ पकड़कर सीधे कैबिन के अंदर बने पर्सनल रेस्टरूम की तरफ ले गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये मुझे यहाँ क्यों लाई है, तभी गुशुवान ने मेरे सामने ही अपने कोट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसका ये कातिलाना अंदाज देखकर मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई कि कहीं ये लड़की मुझे रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रही। मैंने घबराकर कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा ऑफिस है। कमरे में उसकी एक हल्की सी खिलखिलाहट गूंजी कि तुम भी ना क्या क्या सोचते रहते हो आछन, मैं तो बस इस ड्रेस को पहनकर तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। उसने आगे कहा कि आछन जरा पीछे
पीछे से इसकी डोरी बांधने में मेरी मदद कर दोगे? मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं कितना डरपोक हूँ और थोड़ा रुखाई से कहा कि मुझे ये सब करना नहीं आता, तुम खुद ही कर लो। हालांकि मेरी आवाज में वो दम नहीं था। सच तो ये था कि मुझे लड़कियों के कपड़े संभालना अच्छे से आता था। जब मैं शेन यू के साथ था तो मैं उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता था। लेकिन जब मैंने देखा कि गुशु वान के चेहरे की वो खुशी अचानक गायब होने लगी है तो पता नहीं मेरे अंदर से क्या आवाज आई। मैंने कहा कि अच्छा लाओ मैं ट्राई करता हूँ। गुशु वान का चेहरा तुरंत खिल उठा और उसने अपने लंबे बालों को समेटकर आगे की तरफ कर लिया। मुझे लगा कि मैं फिर से उसकी बातों में आ गया हूँ। मैंने बड़ी सफाई से उसकी पीठ पर एक सुंदर सा बटरफ्लाई नॉट बांध दिया और मेरे इन सलीके वाले हाथों को देखकर मैं खुद ही थोड़ा झेप गया और अपनी नाक खुजलाने लगा। लेकिन गुशु वान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस पीछे हाथ ले जाकर उस नॉट को छुआ और न जाने किन ख्यालों में खो गई। फिर उसने बड़े ही डरते डरते मेरा हाथ थामा, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल मैं उसका हाथ झटक दूंगा, और पूछा कि तो क्या खाने का मन है आज आपका? खुशकिस्मती से मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और उसकी तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा कि चलो आज तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय कैफेटेरिया में खाना खाते हैं। गुशु वान की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि कैंटीन का खाना वैसे तो अच्छा था, लेकिन आचन बचपन से ही बेहद रईस घराने का था। उसने हमेशा 5 स्टार खाना ही खाया था। पर उसने ज्यादा बहस नहीं की और कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसे ही हम ऑफिस से बाहर निकले, वहां बैठी छोटी सेक्रेटरी ने जब अपनी कड़क बॉस को अपने पति का हाथ हमें मुस्कुराते हुए बाहर आते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कंपनी के सीक्रेट गॉसिप ग्रुप में ये ताजा खबर डाल दी कि ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, बॉस और सर के बीच का माहौल एकदम गर्मा गर्म है। तुरंत किसी का रिप्लाई आया कि अरे ऊपर वाली जल्दी बता क्या हुआ। उसने फिर लिखा कि तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, अभी अभी सर और मैम एक दूसरे का हाथ थामे ऑफिस से बाहर निकले हैं, शायद नीचे लंच करने गए हैं। किसी ने लिखा कि ओहो भाई सच में क्या? दूसरे ने लिखा कि सर आज आए और उन्होंने कोई सामान नहीं तोड़ा, ऊपर से मैम का हाथ पकड़ा हुआ है, बहन जरा अपनी आंखें साफ कर लें। फिर एक और मैसेज आया कि मुझे पता है आज असिस्टेंट चेन सुबह से नीचे लॉबी में खड़े किसी का वेट कर रहे थे। पक्का बॉस ने ही उन्हें सर को रिसीव करने भेजा होगा। वैसे सर हैं तो बहुत हैंडसम। इधर उनके कर्मचारी फोन पर उंगलियां तोड़ रहे थे और उधर दुनिया से बेखबर गुशु वान कैंटीन के काउंटर पर मेरे साथ खड़ी खाना सेलेक्ट कर रही थी। जब उसने देखा कि मैं चिली चिकन और ब्रोकोली के बीच कंफ्यूज हूं तो उसने हाथ के इशारे से काउंटर वाले से कहा कि ये सब दे दो और साथ ही मेरी पसंद की 2-4 और डिशेस और एक हेल्दी सूप भी ऑर्डर कर दिया। जब मैंने अपनी प्लेट देखी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की चीजें भरी पड़ी थीं और उसमें गुशु वान की पसंद का एक भी दाना नहीं था। मुझे काउंटर पर यूं खड़ा देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ, कुछ और भी खाने का मन है क्या? उसे अच्छे से याद था कि उसके आ छन को खाने में क्या क्या पसंद है। मैंने काउंटर वाली आंटी से थोड़ा जोर से कहा कि आंटी एक प्लेट शाओलोंग बाओ भी दे देना। गुशु वान एक पल के लिए चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि मैं ये क्यों मंगवा रहा हूँ, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। मैंने उससे पूछा कि मैंने देखा है कि तुम्हें ये बन्स बहुत पसंद है, क्या आज खाने का मन नहीं है? आज सुबह जब मैंने उसे अपने हाथ से बन खिलाया था तो वो कितनी खुश हुई थी। उसने कहा कि पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी भावना थी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। चूंकि हम आम कैंटीन में बैठे थे इसलिए आसपास के टेबल पर बैठे लोग हमारे ही बारे में फुसफुसा रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। गुशु वान को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी मशहूर किलर लुक चारों तरफ घुमाई तो जो लोग अभी तक फुसफुसा रहे थे देखते ही देखते पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सब चुपचाप अपनी प्लेट में मुंह गड़ाकर बैठ गए। मुझे वैसे भी ज्यादा भूख नहीं थी। थोड़ा सा खाकर मेरा पेट भर गया और मैंने बड़ी सहजता से अपनी बची हुई प्लेट गुशु वान की तरफ खिसका दी। गुशु वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी जूठी प्लेट उठाई और बड़े चाव से खाने लगी। मैंने सामने बैठी उस औरत को देखा कि उसका हर एक अंदाज कितना रॉयल और शालीन था। वो कैंटीन का एक साधारण सा मीट बॉल भी ऐसे खा रही थी जैसे किसी 7 स्टार होटल में कोई महंगी डिश खा रही हो, और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। और इधर कैंटीन के बाकी लोग अब खाना भूल चुके थे। वे टेबल के नीचे से फोन चलाकर लाइव अपडेट्स दे रहे थे कि ओहो माय गॉड, तुम लोगों ने देखा, मैम सर की तरफ कितने प्यार से देख रही हैं, ये सब क्या है? किसी ने लिखा कि अरे छोड़ भाई, मैम तो हमेशा से ही सर को ऐसे देखती आई हैं, इसमें क्या नया है? दूसरे ने लिखा कि पर तुमने ये नहीं देखा कि मैम ने सर का छोड़ा हुआ खाना कितने आराम से खा लिया, जैसे ये रोज की बात हो। खाना खत्म करने के बाद गुशु वान ने मुझसे पूछा कि दोपहर के बाद का क्या बानलान है आपका? मैंने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर कहा कि पता नहीं, क्यों ना आज पूरी दोपहर मैं तुम्हारे ऑफिस में रहकर तुम्हारे साथ ही वक्त बिताऊं। मैंने बहुत ही साफ दिल से उसकी तरफ देखा, लेकिन गुशु वान ने बस अपने कानों के पास लटकते बालों को पीछे किया और अपने छोटे से कान के झुमके को छूते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाया कि इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए आचन? मैंने अपना सिर झुका लिया। वाकई मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था। मैं तो बस उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था। मैंने कहा कि मैं बस थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद शाम को मुझे सिसी को स्कूल से पिक करने जाना है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? जैसे ही उसने सुना कि मैं थक गया हूँ, उसने अपनी सारी शंकाएं किनारे रख दी और कहा कि चलो मेरे पर्सनल कैबिन
कैबिन के रेस्ट रूम में चलकर थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? गुशु वान ने तुरंत असिस्टेंट चेन से कहकर मेरे पसंद के स्नैक्स और जूस मंगवा दिए और मैं अंदर बेड पर आराम से बैठ गया और चिप्स खाते हुए अपने फोन में नॉवल पढ़ने लगा। मैंने देखा कि गुशु वान के अंदर बाहर जाकर काम करने की कोई इच्छा नहीं दिख रही थी, वो बस मुझे ही देखे जा रही थी। तो मजबूरन मुझे ही कहना पड़ा कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी मुझे क्या घूर रही हो, तुम्हारा कोई काम वाम नहीं है क्या? क्या बड़ी कंपनियों के सीईओ इतने ही वेले होते हैं? बेचारी गुशु वान को भारी मन से बाहर अपने कैबिन में जाना पड़ा, लेकिन बाहर जाते वक्त उसने रेस्ट रूम का दरवाजा पूरा बंद नहीं किया, थोड़ा खुला छोड़ दिया ताकि वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे बैठे भी सिर्फ एक बार सिर उठाकर मुझे अंदर देख सके। और मैं तो अपने फोन के नॉवल में इतना खोया था कि मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। गुशु वान दबे पांव अंदर आई और उसने बड़े प्यार से मुझ पर कंबल ओढ़ा दिया और सोते हुए मेरे चेहरे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने झुककर धीरे से मेरे माथे को चूमा और फिर चुपचाप बाहर जाकर अपनी फाइल्स निपटाने लगी। जब मेरी आंख खुली तो कमरे के भारी पर्दे गिरे हुए थे और अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने फोन चालू करके टाइम देखा तो शाम के 4 बजने वाले थे। मुझे याद आया कि मुझे सिसी को स्कूल से लाने जाना है, इसलिए मैं तुरंत बेड से उतरा। गुशु वान ने जैसे ही मुझे बाहर आते देखा वो 2-3 कदमों में मेरे सामने आ गई कि उठ गए तुम, थोड़ी देर और सो जाते। मैंने हंसते हुए कहा कि 4 बज चुके हैं, मुझे सिसी को स्कूल से लेने जाना है, अगर मैं खुद नहीं जागता तो क्या तुम मुझे आज भी नहीं जगाती? गुशु वान ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी गलती पर मुंह फुला लेता है। मेरा गुस्सा भी उसकी ये शक्ल देखकर आधा गायब हो गया और मैंने अपनी आवाज थोड़ी नरम की कि अब ऐसे क्या देख रही हो, तुम अपना काम खत्म करो, मैं 4:30 बजे सिसी को लेने निकलूंगा। गुशु वान ने थोड़े लाड से अपना मुंह बनाते हुए कहा कि मैं बस तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैंने अपनी सारी फाइल्स निपटा ली हैं, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैंने उसे एक अजीब नजर से देखा और कहा कि तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बेड पर बैठ गया और गुशु वान मेरे बगल में बैठ गई और एक बड़े से पैकेट से मसालेदार पोटैटो चिप्स खाने लगी और मैं अपने फोन पर देश के सबसे बड़े म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट्स के कुछ परफॉर्मेंस वीडियो देखने लगा। गुशु वान लगातार मुझे ही निहार रही थी। हालांकि अब हमारे बीच का माहौल पहले जैसा कड़वा और तनावपूर्ण नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद वक्त के साथ मैंने अब इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है या फिर मैंने किस्मत से समझौता कर लिया है। लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी और वो अच्छे से जानती थी कि सच्चे प्यार का एहसास कैसा होता है। उसे साफ पता था कि उसका आज क्षण अभी भी उससे वो प्यार नहीं करता। इधर मेरे पास उसके दिल की उलझनों को सोचने का टाइम नहीं था। मैं अभी कुछ समय पहले ही अपना वर्ल्ड टूर खत्म करके देश लौटा था। शोज के बाद के जो कागजी काम थे वो वैसे तो मेरा मैनेजर चिन फेई संभाल रहा था, लेकिन कुछ चीजों पर मेरे खुद के साइन और ध्यान की जरूरत थी। ऊपर से उस बड़े म्यूजिक कॉलेज ने मेरे स्टूडियो को एक ऑफिशियल लेटर भेजा था कि वे चाहते थे कि मैं उनके कॉलेज में बतौर गेस्ट प्रोफेसर ज्वाइन करूं और मैं इस बारे में गंभीरता से सोच रहा था। भले ही मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में मेरा नाम बड़े बड़े बुजुर्ग उस्तादों के बराबर लिया जाता था। पिछले कुछ सालों में गुशु वान से दूर भागने के चक्कर में मैंने पूरी दुनिया में न जाने कितने शोज किए थे। हालांकि गुशु वान का एक नियम था कि मुझे महीने में कम से कम 5 दिन घर पर बिताने होंगे, पर मैंने कभी उस नियम की परवाह नहीं की थी। मैं अपनी धुन में रहता था, जब मन करता था आ जाता था और जब मन करता था चला जाता था। गुशु वान ने कभी इस बात पर मुझसे झगड़ा नहीं किया। बस मैं जब भी लौटा था वो इसी विला में मेरा इंतजार करती हुई मिलती थी। शायद पिछले कुछ सालों में उसकी इसी बेहिसाब छूट और सब्र ने मेरे गुस्से को शांत कर दिया था, या शायद सालों तक बाहर भटकते भटकते मैं खुद भी थक चुका था। अब मैं ठहर कर अपनी बेटी सिसी और गुशु वान को थोड़ा वक्त देना चाहता था। जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि कॉलेज का ये ऑफर बिल्कुल सही टाइम पर आया है। इससे मुझे शहर में रुकने का एक जाकर जायज बहाना मिल जाएगा। मुझे पता था कि गुशु वान अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसे लग रहा है कि मेरा ये बदला हुआ रूप मेरे किसी नए ड्रामे का हिस्सा है। मैंने बड़ी चालाकी से अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया। वो मेरे ठीक बगल में बैठी हुई थी और मेरा सिर बिल्कुल सहजता से उसके कंधे पर जाकर टिक गया। ये मौका मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। मैंने बड़े ही सुकून से अपना सिर उसके कंधे पर थोड़ा और सटाया और अपने फोन में वीडियो देखता रहा। इधर गुशु वान के दिल में जैसे मिश्री घुल गई हो। उसने सोचा कि चलो छोड़ो, अगर वो मुझसे प्यार नहीं भी करता तो क्या हुआ, मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। गुशु वान अक्सर बंद आंखों से ऐसे ही हसीन ख्वाब देखा करती थी कि एक शांत दोपहर हो, कमरे में हल्की सी धूप हो और मैं उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर सिर रखकर सुस्ता रहा हूँ। वो कुछ न करे, बस मुझे देखती रहे। लेकिन अफसोस ये हसीन पल बहुत छोटा निकला। इससे पहले कि वो इस सुख को पूरी तरह महसूस कर पाती, मेरे फोन के अलार्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया और गुशु वान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो बिल्कुल सपाट चेहरा बनाकर मुझे देखने लगी तो मैंने झटके से अलार्म बंद किया और उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि क्या हुआ, अगर मैं अलार्म नहीं लगाता और हमें देर हो जाती तो क्या होता? गुशु वान ने हार मानकर एक लंबी सांस ली और खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों केबिन से बाहर आ गए कि चलो चलें, उस छोटे से कबाब में हड्डी को लेने चलते हैं। बाहर केबिन के पास बैठी सेलेक्टेड सेक्रेटरी ने जैसे ही बॉस को मेरे साथ बाहर आते देखा, वो तुरंत सावधान होकर बैठ गई, लेकिन उसकी तिरछी नजरें अभी भी हम पर ही थीं। जब उसने हमारे उन आपस में जुड़े हाथों को देखा तो उसके मन ने कहा कि वाह भाई वाह, सर आज सच में बिना कोई तोड़ फोड़ किए आए हैं। और हाँ, ये बात तो सच है कि जब भी सर घर लौटते हैं, मैम ऑफिस से बिना देर किए भाग खड़ी होती हैं। इधर किंडरगार्टन के क्लासरूम में गू सिसी अपनी बेंच पर बैठी टीचर की तरफ देख रही थी। ऊपर से तो वो बहुत सीरियस लग रही थी, पर उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा
रहा था। सिसी ने एक ठंडी सांस ली कि पापा कल रात आए थे, उन्होंने उसका बर्थडे मनाया और गिफ्ट भी दिया, लेकिन पापा ने सुबह स्कूल छोड़ने का वादा किया था और वो फिर से भूल गए। लंच ब्रेक के दौरान क्लास के कई बच्चों ने सिसी को बर्थडे गिफ्ट दिए। सिसी की अपनी क्लास में अच्छी बनती थी क्योंकि वो दिखने में बहुत प्यारी थी और बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। जीनान नाम की एक लड़की हमेशा से सिसी से चिढ़ती थी क्योंकि क्लास के सारे लड़के सिसी के आसपास ही मंडराते रहते थे। उसे लगता था कि सिसी का कट हेयर और अंदाज लड़कियों जैसा नहीं बल्कि किसी लड़के जैसा है। जब जीनान ने देखा कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी सिसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो उसका खून खौल उठा। वो सिसी के डेस्क के पास गई और कहने लगी कि गू सिसी, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। वैसे क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हारे पापा सच में तुम्हारे साथ बर्थडे मनाने आए हैं? जब हमारा बर्थडे होता है तो मेरे मम्मी पापा पूरे दिन की छुट्टी लेकर मुझे डिज्नीलैंड घुमाने ले जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा कभी तुम्हें लेकर गए हैं? सिसी का मन हुआ कि वो पलटकर उसे करारा जवाब दे, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। हालांकि वो दिल से मानना चाहती थी कि पापा सिर्फ उसी के लिए विदेश से आए हैं, लेकिन कड़वा सच यही था कि इससे पहले पापा कभी उसके बर्थडे पर नहीं रहे थे और न ही वे कभी साथ में किसी पार्क या मेले में गए थे। सिसी को चुप देकर जीनान का हौसला और बढ़ गया और वो और चिढ़ाते हुए बोली कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे पापा को तुम चाहिए ही नहीं। ये सुनते ही सिसी के सब्र का बांध टूट गया। उसने जोर से धक्का देकर जीनान को जमीन पर गिरा दिया और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। जीनान तो भौचकी रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिसी इतना तगड़ा पलटवार करेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई उसे चिढ़ाता था वो चुपचाप सिर झुका लेती थी। आसपास के बच्चों ने दौड़कर दोनों को अलग किया और कुछ बच्चे भागकर टीचर को बुलाने चले गए। छुट्टी होने से 10 मिनट पहले सिसी चुपचाप प्रिंसिपल के केबिन में खड़ी थी। टीचर ने उनकी तरफ देखकर कहा कि मैंने तुम दोनों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, कोई भी बात हो बैठकर सुलझाई जा सकती है, लेकिन स्कूल में मारपीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिसी, इस मामले में तुम्हारी गलती ज्यादा है क्योंकि तुमने पहले हाथ उठाया। इधर रास्ते में गाड़ी चलाते हुए गुशुवान के पास जब क्लास टीचर का फोन आया तो उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा कि जी मुझे पता चल गया, हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसने फोन रखा तो मैंने बगल की सीट पर बैठकर फोन चलाते हुए उसकी तरफ देखा कि क्या हुआ। उसने कहा कि सिसी की टीचर का फोन था, उसने स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई की है, हमें तुरंत वहां बुलाया है। मैंने फोन चलाना बंद किया और मेरी भौहें सिकुड़ गईं कि लड़ाई। गुशुवान ने तुरंत सारा ठीकरा सामने वाले बच्चे पर फोड़ दिया कि पक्का सामने वाले बच्चे ने ही कोई बदतमीजी की होगी। हमें अपनी बेटी पर भरोसा रखना चाहिए। जब तुम यहाँ नहीं थे मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुशुवान को डर था कि चूंकि मैं पहले से ही उससे और इस हादसे वाले बच्चे से नफरत करता था तो कहीं इस बात को सुनकर मैं सिसी से और ज्यादा नफरत न करने लगूं। उसे यह भी डर था कि मैं उस पर एक खराब माँ होने का आरोप लगा दूंगा। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ गुशुवान की तरफ देखा और कहा कि सिसी मेरी भी बेटी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और थोड़ा रुकर आगे कहा कि और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है कि तुमने सिसी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। गाड़ी रुकने के बाद गुशुवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसने मेरा हाथ और जोर से थाम लिया। मैंने मन ही मन सोचा कि ये औरत भी ना अंदर से इतनी इमोशनल हो रही है, पर चेहरे पर वही पुराना कड़क भाव बना रखा है। जब हम केबिन में पहुंचे तो सिसी हमें देखकर साफ तौर पर घबरा गई। उसे लगा कि पापा को अब उसके झगड़े के बारे में पता चल गया है। पापा तो पहले ही उससे दूर रहते थे, अब तो वो उससे और ज्यादा नफरत करने लगेंगे। मैंने गुशुवान का हाथ छोड़ा और सीधे सिसी की तरफ बढ़ा। टीचर से पूरी बात जानने के बाद मैं नीचे झुका और सामने खड़ी उस बच्ची की तरफ देखा जिसके चेहरे पर थोड़े खरोंच के निशान थे और मैंने कहा कि बेटा मैं गू सिसी का पापा हूँ, आपका नाम क्या है? जीनान उस हैंडसम अंकल को देखती रह गई और बोली कि मेरा नाम जीनान है। मैं मुस्कुराया कि जीनान बेटा। सिसी ने पहले हाथ उठाया, इसके लिए उसके पापा होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या आपने भी कुछ गलत नहीं कहा था? क्या आपको भी सिसी को सॉरी नहीं बोलना चाहिए? हालांकि जीनान के पेरेंट्स अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे थे, लेकिन टीचर की डांट और मेरे इस प्यार भरे अंदाज का उस पर गहरा असर हुआ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सिसी के पास गई कि आई एम सॉरी सिसी, मुझे वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ और तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। मैंने सिसी की तरफ देखा तो सिसी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे भी मारना नहीं चाहिए था। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी जीनान के माता पिता भी वहां पहुंच गए। पूरी बात जानने के बाद उन्हें समझ आ गया कि गलती उनकी अपनी बेटी की ही थी और उन्होंने हमसे और सिसी से माफी मांगी। जीनान का परिवार भी बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना नाम था। हालांकि वे हमारे शी या गू परिवार जितने बड़े नहीं थे, पर रईस थे। माफी मांगने के बाद वे अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां से चले गए, पर जाते जाते जीनान ने चुके से सिसी के कान में फुसफुसाया कि गू सिसी, तुम्हारे पापा सच में बहुत कूल और हैंडसम हैं। ये कहकर वो शर्माते हुए अपने मम्मी पापा के पीछे भाग गई। जीनान के मुंह से अपने पापा की तारीफ सुनकर सिसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि आज उसके झगड़े की वजह से पापा को यहाँ आना पड़ा। पापा तो कभी उसे स्कूल लेने नहीं आते थे, आज आए भी तो इस कांड की वजह से। क्या पापा सच में उससे गुस्सा है? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, टीचर को थैंक यू बोला और एक हाथ से गुशुवान का और दूसरे हाथ से सिसी का हाथ पकड़कर
कर केबिन से बाहर आ गया। ठीक उसी वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी, इसलिए ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इकट्ठा थे। सब सिसी के परिवार को देख रहे थे कि ओ भाई, वो जो सिसी के साथ खड़े हैं, क्या वो उसके पापा हैं? कितने हैंडसम हैं। किसी ने कहा कि मैं तो हमेशा कहती थी कि सिसी की आंखें पूरी क्लास में सबसे सुंदर हैं। अब पता चला कि वो अपने पापा पर गई है। ये फैमिली कितनी परफेक्ट लगती है ना। आसपास के लोगों की बातें सुनकर सिसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने धीरे से मेरा हाथ खींचते हुए कहा कि पापा, आई एम सॉरी, मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैंने सिसी की तरफ देखा कि उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। मुझे और टीचर को अभी तक असली वजह नहीं पता थी, क्योंकि सिसी ने अंदर कैबिन में कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। सिसी ने अपना सिर झुका लिया और सुबकते हुए बोली कि उसने कहा कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। उसने कहा कि पापा को मैं नहीं चाहिए, इसलिए पापा कभी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आते और न ही कभी मुझे किसी पार्क में घुमाने ले जाते हैं। ये सुनते ही मैं और गुशु वान दोनों सन्न रह गए। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्चों के झगड़े के पीछे इतनी गहरी वजह होगी। मेरे मुंह से जैसे शब्द ही गायब हो गए। मैं सफाई में क्या बोलता, क्योंकि जीनान ने जो कुछ भी कहा था वो सारा सच ही तो था। तभी गुशु वान ने नीचे बैठकर सिसी के आंसू पहुंचे कि बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा के पास काम बहुत ज्यादा रहता है ना, इसलिए वो नहीं आ पाते। पर देखो, आज पापा खुद तुम्हें लेने आए हैं ना, और कल रात उन्होंने तुम्हारे लिए केक भी काटा था, है ना। सिसी भले ही छोटी थी, पर वो बेवकूफ नहीं थी। उसने रोते हुए कहा कि तुम हमेशा यही कहती हो, पापा के पास ऐसा कौन सा काम है, बाकी बच्चों के पापा तो रोज आते हैं, बस मेरे ही पापा हमेशा बिजी रहते हैं। उसकी बातें सुनकर आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम बड़ों की नफरत ने इस छोटी सी बच्ची के दिल पर कितना गहरा घाव किया है। वो अंदर से कितनी अकेली और डरी हुई थी। गुशु वान की तन गई। उसे सिसी का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सिसी के शब्दों ने उसके उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। उसकी आवाज सख्त हो गई कि गु सिसी, एक तो तुमने स्कूल में मारपीट की, ऊपर से तुम अपनी गलती मानने के बजाय बहस कर रही हो। सिसी अपनी माँ की कड़क आवाज सुनकर सहम गई और उसने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझसे अब और देखा नहीं गया और मैंने कहा कि तुम दोनों यहाँ स्कूल के सामने क्यों तमाशा कर रही हो, और गुशु वान, तुम उस पर इतना क्यों चिल्ला रही हो, वो मेरी बेटी है। ये कहकर मैंने आगे बढ़कर सिसी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके आंसू साफ किए कि सिसी बेटा, रोते नहीं है, गलती पापा की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें डिज्नीलैंड जाना है ना, इस वीकेंड पापा खुद तुम्हें लेकर पार्क जाएंगे और हम खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है। सिसी की आंखों में चमक आ गई कि सच्ची पापा, तो इसका मतलब आप इस पूरे हफ्ते घर पर ही रहोगे, बाहर किसी शो के लिए नहीं जाओगे। गुशु वान भी उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगी। मैं जब भी विदेश से लौटा था, मुश्किल से 2-3 दिन रुकता था और फिर किसी नए कॉन्सर्ट के लिए उड़ जाता था। इस बार मैं कितने दिन रुकने वाला था। मैंने कहा कि हाँ बच्चा, पापा अब काफी समय तक यहीं घर पर रहेंगे और रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आएंगे। सिसी ने खुशी के मारे मेरी गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल दी। फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि पापा, आप मुझे नीचे उतार दो, मैं बहुत भारी हूँ, आप थक जाओगे। सच कहूँ तो वो कोई इतनी मोटी नहीं थी, पर हाँ, 4 साल के बच्चे को इतनी देर गोद में उठाने की मुझे आदत नहीं थी, इसलिए मेरे हाथ थोड़े दर्द करने लगे थे। मैंने उसे नीचे उतार दिया। घर लौटने के बाद सिसी का मूड एकदम 7वें आसमान पर था। वो मेरा हाथ खींचकर अपने टॉय रूम की तरफ ले जाने लगी। इधर गुशु वान भी भूखे शेरों की तरह मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने अपने दिल को थोड़ा कड़ा किया और कहा कि गुशु वान, मुझे आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। तुम प्लीज किचन में जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओगी, मुझे बहुत भूख लगी है। गुशु वान ने मुझे एक शिकायती नजर से देखा, पर उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जाते जाते उसने सिसी को आंखों ही आंखों में एक इशारा किया, तो सिसी ने अपनी गर्दन सिकाई और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्ले रूम था, जिसे गुशु वान ने खुद डिजाइन किया था। वहाँ दुनिया भर के महंगे और शानदार खिलौने भरे पड़े थे। मैंने सिसी के कमरे में बैठकर पहले उसका होमवर्क करवाया और फिर उसके साथ मिलकर लेगो ब्लॉक से एक बड़ा सा घर बनाया। कुछ ही देर में गुशु वान ने आवाज दी कि डिनर तैयार है। जब मैं नीचे आया और टेबल पर सजी डिशेस देखी तो मेरी बाँछें खिल गईं। हर चीज में लाल मिर्च और मसाले साफ दिख रहे थे। पास में एक ग्लास लेमन जूस भी रखा था। मेरे चेहरे की ये खुशी देखकर गुशु वान का दिल भी सुकून से भर गया। इतने सालों तक जिन सूनी रातों में उसने मेरा रास्ता देखा था, आज जैसे उन सारी रातों का हिसाब चुका हो गया था। खाना खाने के बाद गुशु वान मेरे पीछे पीछे बेडरूम की तरफ आने लगी। अचानक उसके कदम ठिठक गए, पर उसने खुद को संभाला और बिल्कुल नॉर्मल होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ी। तभी पीछे से सिसी की जोरदार आवाज गूंजी कि पापा, मुझे सोने से पहले कहानी कौन सुनाएगा? आपने वादा किया था। उसने बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर आगे कहा कि बाकी सब बच्चों के पापा उन्हें सुलाते वक्त स्टोरी सुनाते हैं, बस एक मैं ही हूँ। मैं अपनी बेटी का ये रोतलू चेहरा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरा दिल पिघलकर पानी पानी हो जाता था। मैं जैसे ही हाँ कहने वाला था, गुशु वान ने तुरंत बाजी मार ली कि आज क्षण तुम दिन भर के थके हुए हो, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सिसी को सुलाकर आती हूँ। चलो सिसी बेटा, आज मम्मी आपको एक बहुत ही जादुई कहानी सुनाएगी। गुशु वान का चेहरा थोड़ा सा सीरियस था, वो बस मुझे देख रही थी। सिसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि पापा, जो बात आपने शाम को स्कूल के बाहर कही थी, क्या वो सच है ना? मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये किस बारे में बात कर रही है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। जब मैंने देखा कि सिसी की आंखों की वो चमक फिर से फीकी पड़ने लगी है, तो मुझे तुरंत याद आया
आया कि ये छोटी नौटंकी वीकेंड पर डिज्नीलैंड जाने की बात कर रही है। मैंने कहा कि हाँ बच्चा, बिल्कुल सच है, पापा खुद तुम्हें लेकर जाएंगे। गुशु वान के चेहरे पर भी एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसे लगा था कि मैंने शाम को सिसी को चुप कराने के लिए बस ऐसे ही झूठ बोल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा कि क्या आज छन सच में हमारे साथ जाएगा। जब मैं शावर लेकर बाहर आया तो गुशु वान पहले से ही चेंज करके बेड पर बैठी हुई थी। वो किसी गहरे सोच में डूबी थी। मैंने यूं ही बात शुरू करने के लिए पूछा कि तो आज कौन सी कहानी सुनाई उसे। गुशु वान ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। उसकी आवाज बहुत ही दबी हुई थी कि वही लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली कहानी। और हाँ, मैंने उसे ये भी साफ साफ समझा दिया है कि रात के 7 बजे के बाद उसे अपने पापा को तंग नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद का सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन अगले ही पल मैंने जो बात कही उसने गुशु वान के होश उड़ा दिए कि तुम्हें तीखा खाना कब से पसंद आने लगा। गुशु वान 2 सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गई। फिर उसने संभलते हुए कहा कि पसंद है, जो चीजें तुम्हें पसंद है वो सब मुझे भी पसंद है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम जरा सा भी तीखा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ मेरी पसंद का ख्याल रखने के लिए तुम रोज वो मिर्च वाला खाना खाती हो और फिर चुपके से पेट की दवाएं लेती हो। क्या तुम पागल हो? ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं शावर लेने से पहले पानी पीने के लिए नीचे लिविंग रूम में न गया होता और वहां मेरा पैर उस दराज से न टकराया होता जो थोड़ा खुला हुआ था और जिसके अंदर पेट की दवाओं की बोतलें भरी पड़ी थीं, तो मुझे आज भी पता नहीं चलता कि इस औरत को तीखे खाने से कितनी गंभीर एलर्जी है। मेरी आंखों में आंसू देकर गुशु वान ने बड़े ही प्यार से अपनी उंगलियों से मेरे आंसू साफ किए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आछन, तुम्हारी उस नफरत और बेरुखी के सामने पेट का ये छोटा सा दर्द तो कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में गिल्ट का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। मैं तो बस उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहता था, लेकिन उसने मेरे लिए जो कुर्बानियां दी थीं, उनके सामने मेरा ये अच्छा बर्ताव कुछ भी नहीं था। मैंने रोते हुए कहा कि क्या तुम कभी खुद के बारे में नहीं सोच सकती? प्लीज थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। मेरी इन बातों ने जैसे गुशु वान के अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उसने आगे बढ़कर मेरे आंसू चूमे और फिर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने सीधे मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उस रात के बाद सुबह जब मैं जागा तो मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए थे। मैं उसकी बाहों में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। न जाने कब हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए थे। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो दोपहर के 12 बजने वाले थे। मेरी पूरी बॉडी में थोड़ा दर्द था, लेकिन थकान नहीं थी। मुझे याद आया कि कल रात को सोने से पहले गुशु वान ने बहुत ही प्यार से मेरी पीठ और पैरों की मालिश की थी ताकि मेरी थकान दूर हो सके। मैं बाथरूम में गया और आईने में खुद को देखा तो बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और आंखों में अभी भी थोड़ी सी नींद और आलस था। गुशु वान कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वो हमेशा की तरह ऑफिस चली गई होगी और सिसी भी स्कूल जा चुकी होगी। मैं फ्रेश होकर नीचे आया ताकि घर की कुक चेन दीदी से अपने लिए लंच बनाने को कह सकूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन के पास पहुंचा मुझे वहां कोई काम करता हुआ दिखाई दिया। गुशु वान बड़े ही सलीके से सब्जियां काट रही थी। उसके हाथ सच में बहुत खूबसूरत और नाजुक थे। मैंने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि तुम आज ऑफिस नहीं गई? मेरी आवाज सुनते ही उसने मुड़कर देखा। चूंकि उसके हाथों में चाकू और सब्जियां थीं, इसलिए वो मुझे गले नहीं लगा पाई, पर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई कि क्या अभी भी बदन में दर्द है? मैंने अपना चेहरा बिल्कुल सपाट रखा और कहा कि नहीं, कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं क्या करता? मेरे लाल होते कान मेरा सारा झूठ साफ बयां कर रहे थे। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए बात बदली कि मुझे भूख लगी है, खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा। गुशु वान ने एक छोटा सा चीनी मिट्टी का कटोरा निकाला और गैस पर चढ़ी हांडी से गर्मा गर्म दलिया निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, पहले इसे खाकर अपने पेट को थोड़ा शांत करो। मैंने कटोरा हाथ में लिया और उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि मैंने सुबह खाना क्यों नहीं खाया? इसकी वजह क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने चम्मच से 2-3 निवाले खाए, पर मुझसे और नहीं खाया गया। मुझे बचपन से ही ऐसी फीकी और मीठी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। भले ही गुशु वान ने उसे बहुत टेस्टी बनाया था, पर वो मेरे स्वाद का नहीं था। गुशु वान मेरी इस आदत से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसने मुझे ज्यादा फोर्स नहीं किया। मैं किचन से बाहर नहीं गया, बल्कि दरवाजे के फ्रेम से टिक कर खड़ा रहा और उसे कुकिंग करते हुए देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का सूनापन धीरे धीरे दूर हो रहा हो। शायद इतने सालों तक बाहर भटकने के बाद मैं भी अब एक सच्चे घर की कमी महसूस कर रहा था। मैंने थोड़ा रुकर बात शुरू की कि गुशु वान, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपना सारा फोकस अपने देश पर ही रखूंगा। इस महीने की 17 तारीख से मैं उस म्यूजिक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मैं विदेश के शोज बहुत कम कर दूंगा। ये सुनते ही सब्जी काटते हुए गुशु वान के हाथ अचानक रुक गए। वो धीरे से मुड़ी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट और डर था कि क्यों? क्या इसलिए कि वो अब जेल से बाहर आने वाली है? क्या तुम दोनों मुझसे दूर भागने की तैयारी कर रहे हो? मैं उसके इस बदले हुए सुर को समझ नहीं पाया और मैंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इन शोज और ट्रैवलिंग से थोड़ा थक गया हूँ और सिसी भी अब बड़ी हो रही है। मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, आखिर वो मेरी भी बेटी है ना? गुशु वान ने एक गहरी राहत की सांस ली और धीरे से मेरी तरफ घूमी कि सिसी तो बस कल स्कूल में उस लड़की की बातों में आ गई थी। वो वैसे बहुत समझदार है और कभी जिद नहीं करती। मैं उसे और अच्छे से समझा दूंगा। तुम्हें इसके लिए अपने करियर से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने गुस्से में उसकी बात काट दी कि गुशु वान, सिसी अभी सिर्फ 4 साल की है। इस उम्र में बच्चे को अपने बाप के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैंने कहा ना कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बड़ी होकर तुम्हारी तरह एक सख्त और भावनाहीन बर्फ का टुकड़ा
झगड़ा बने। जब मैंने देखा कि मेरे थोड़ा डांटने पर उसका चेहरा एकदम उतर गया है तो मैंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की कि मैंने कल रात को भी तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। गुशुवान को भला मुझसे क्या चाहिए था? उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं कभी उससे वो सच्चा प्यार करूं, पर अफसोस मैं वो कभी नहीं कर सकता था। उसने बिना वक्त गंवाए फटाफट अपनी शर्तें बोलनी शुरू कर दी कि पहली शर्त, रात के 10 बजे से पहले तुम्हें हर हाल में घर आना होगा। दूसरी शर्त, तुम बाहर दोस्तों के साथ कभी शराब नहीं पियोगे। और तीसरी शर्त, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तुम्हें इसी घर में मेरे साथ रहना होगा। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा कि बस या कुछ और भी है। गुशुवान ने फिर से वो मासूम सा चेहरा बनाया, एक तिरछी नजर मुझ पर डाली और बहुत ही दबी आवाज में फुसफुसाई कि और तुम सिसी के साथ मुझसे ज्यादा वक्त नहीं बिताओगे। भले ही उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर मेरे कानों ने उसे साफ सुन लिया। मेरी आंखों में एक हंसी तैर गई कि ठीक है, आपकी ये सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुशुवान ने आगे बढ़कर मुझे बहुत कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मैं उसकी आंखों के डर को न पढ़ सकूं। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। आँचन ऊपर से चाहे जितना कड़क बने, अंदर से उसका दिल बहुत नरम था। भले ही वो सिसी से उतना प्यार नहीं करता था पर एक पिता होने का फर्ज निभाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। दोपहर का लंच खत्म करने के बाद मैंने जबरदस्ती गुशुवान को गाड़ी में बिठाकर ऑफिस भेजा। मैं थोड़ी देर ऊपर जाकर सोया और जब सोकर उठा तो घर में करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं अपनी कार उठाकर सीधे अपने म्यूजिक स्टूडियो चला गया। मुझे म्यूजिक से बचपन से ही प्यार था और भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया था जिसे मैंने कभी दुनिया से नहीं छिपाया। जब मैं छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स ने दुनिया के सबसे बड़े वायलिन उस्तादों को मुझे सिखाने के लिए रख दिया था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे कंपोजिशन क्लाइंब टू द मून ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। उसी खुशी में मेरे बड़े भाई शी हुआई ने मुझे ये आलीशान स्टूडियो बर्थडे गिफ्ट में दिया था। इसकी लोकेशन, इसका इंटीरियर और यहाँ का स्टाफ सब कुछ बिल्कुल मेरी चॉइस के मुताबिक था। जैसे ही मैंने स्टूडियो के अंदर कदम रखा और राउंड लगाने लगा तभी मेरा एक जूनियर स्टाफ लियू तियान दौड़ता हुआ आया कि छन भाई, चिन फेई भाई अपने कैबिन में आपका ही वेट कर रहे हैं। ये बोलकर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने थोड़ा शर्माते हुए आगे कहा कि वैसे भाई, इन 2 दिनों में आपको थोड़ा आराम पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो सोच में पड़ गया कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। मुझे लगा कि पक्का इसने फिर से कोई अजीब सा रोमांटिक नॉवल पढ़ लिया होगा। कुछ दिन पहले इसी लड़के ने मुझे एक नॉवल सजेस्ट किया था जिसका नाम था द डोमिनेटिंग सीईओज लिटिल स्वीटहार्ट। वो इतनी बकवास कहानी थी कि 2 पेज पढ़ते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। खैर, मेरे जाने के बाद लियू तियान ने मन ही मन सोचा कि भाई हमारी लेडी बॉस सच में बहुत डेंजरस और वाइल्ड है। लेकिन जब मैं अपने मैनेजर और दोस्त चिन फेई के ऑफिस में घुसा तो उसका सुर भी बदला हुआ था। उसने मुझे देखते ही मजे लेते हुए कहा कि वाह भाई वाह, कल रात का मुकाबला तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। तभी मैं कहूं कि भाई साहब मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। मैंने चिढ़कर कहा कि तुम लोग आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और उस लियू तियान के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है क्या? चिन फेई ने एक शरारती हंसी के साथ टेबल के दराज से एक छोटा सा आईना निकाला और सीधे मेरी गर्दन के पास अड़ा दिया। हालांकि मेरी शर्ट का कॉलर काफी ऊंचा था पर फिर भी गर्दन पर बने वो लाल लव बाइट्स साफ दिखाई दे रहे थे जो कल रात के तूफान की गवाही दे रहे थे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया पर मैंने खुद को संभाला और उसका हाथ झटकते हुए कहा कि बकवास बंद करो और काम की बात करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चिन फेई ने शिकायत की कि अरे देखो तो सही, सारा काम मुझ अकेले के सिर पर छोड़कर खुद मजे उड़ा रहे हैं, ऊपर से रोब भी झाड़ रहे हैं। मैंने अपनी नाक खुजलाते हुए थोड़े दबे सुर में कहा कि अरे यार भाई, भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है। चिन फेई और मैं यूनिवर्सिटी के दिनों से दोस्त थे। वो मेरे अमीर दोस्त हाईशू जैसा नहीं था। फेई एक बहुत ही पिछड़े और गरीब गांव से ताल्लुक रखता था। जब उसने 12वीं पास की तो उसके घर वालों ने साफ कह दिया कि उनके पास उसे कॉलेज पढ़ाने के पैसे नहीं है। पर फेई ने हार नहीं मानी। वो घर से भागकर इस बड़े शहर में आ गया और दिन में पार्ट टाइम जॉब्स करके और रात में पढ़ाई करके उसने अपनी डिग्री पूरी की। उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा था और उसका बिजनेस सेंस और काम करने का तरीका इतना कमाल का था कि हर कोई उसका लोहा मानता था। हमारी दोस्ती भी एक बड़े ही अजीब हादसे की वजह से हुई थी जब मैंने उसकी एक बड़ी मुसीबत में मदद की थी। वो तब की बात है जब मेरा गुशुवान के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था और मैं गुस्से में हाईशू के साथ एक बड़े पब में ड्रिंक करने गया था। वहां हमने देखा कि एक अमीर अधेड़ उम्र की औरत वहां के एक नए वेटर के साथ बदतमीजी कर रही थी। ऐसी जगहों पर यह सब आम बात थी, इसलिए कोई भी उस रईस औरत के मुंह नहीं लगना चाहता था। मैंने देखा कि वो औरत जबरदस्ती उस लड़के का हाथ खींचकर उसे अंदर एक प्राइवेट कैबिन में ले जाने की कोशिश कर रही थी। पर उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी जिद और गुस्सा था। उसकी वो जिद देखकर मुझे अपनी खुद की हालत याद आ गई। भले ही मेरी हालत उस वेटर जितनी बुरी नहीं थी पर मुझे लगा कि मैं भी तो इस दुनिया में कितना अकेला और बेबस हूँ। उस वक्त मेरी पसंद की लड़की को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया था। मेरे परिवार का बिजनेस डूब रहा था और मुझे मजबूरी में गुशुवान से शादी करनी पड़ी थी। बस उसी गुस्से और हमदर्दी में मैंने आगे बढ़कर उस अमीर औरत को डांटा और उस वेटर को उसकी चंगुल से छुड़ाया। वो वेटर कोई और नहीं
नहीं बल्कि यही चिन फेई था। बाद में मैंने और हाई शू ने मिलकर उसे कई अच्छी जॉब्स दिलवाई और धीरे धीरे हम तीनों पक्के यार बन गए। चिन फेई ने गंभीर होकर मुझसे पूछा कि तो तुमने सच में डिसाइड कर लिया है? मैंने उसकी टेबल पर रखे एक छोटे से हरे भरे सकुलेंट प्लांट को छुआ और कहा कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। चिन फेई वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, पर जब बात सच कड़वा बोलने की आती थी तो वो कभी रहम नहीं करता था। उसने एक तंजिया हंसी के साथ कहा कि सच तो ये है कि तुम्हें ये बात बहुत पहले से पता थी, पर तुम हमेशा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़े बैठे रहे, है ना? उसके इस तीखे वार ने मुझे चुप करा दिया, पर फेई कहाँ रुकने वाला था। वो बोलता गया कि अब जरा अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। घर पर इतनी सुंदर, अमीर और पागलों की तरह चाहने वाली बीवी बैठी है, उसे छोड़कर तुम उस नकली और धोखेबाज प्यार के पीछे भाग रहे थे। अब अक्ल ठिकाने आई। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अच्छा बाबा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, अब प्लीज अपना ये लेक्चर बंद करोगे। मैं अब शूवान के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा और उसकी हर बात मानूंगा, ठीक है? मैंने आगे कहा कि वैसे तू मुझे क्या ज्ञान दे रहा है, मैं तो सिर्फ शूवान के साथ ही रूखा था, पर तेरी तो लव लाइफ का कोई अंत ही नहीं है। तूने पिछले कुछ सालों में न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है। फेई मेरी इस गुगली पर थोड़ा घबरा गया। वो पलटकर वार करने ही वाला था कि मैंने बात को रफा दफा करने के लिए टेबल की तरफ इशारा किया कि वैसे तेरी टेबल पर यह पौधा कब से आया? मुझे तो लगा था कि तेरे मिजाज के हिसाब से यहाँ कोई जंगली कांटों वाला कैक्टस होना चाहिए था। ये सुनते ही चिन फेई ने अपनी शर्ट के कॉलर सीधे किए और मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात कर रहा है यार, देखो ये कितना क्यूट और छोटा सा है। उसका ये बदला हुआ चेहरा देखकर दाल में कुछ काला लगा और मैंने आंखों को छोटा करके पूछा कि बता किस लड़की ने गिफ्ट किया है ये? इतना प्यार उमड़ रहा है कि टेबल पर सजा कर रखा है, मन करे तो सिर पर ताज बनाकर घूम ले। पता नहीं कौन सी ऐसी शेरनी आई है जो तुझ जैसे जंगली घोड़े को काबू में कर पाएगी। चिन फेई ने उस पौधे की पत्तियों को सहलाते हुए बड़े ही घमंड से कहा कि मुझे काबू करना। भाई, ऐसी लड़की ने अभी इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया है। मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि चलो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार तेरा पता साफ होने वाला है। हम दोनों अभी हंसी मजाक कर ही रहे थे कि मेरे फोन की स्क्रीन पर गुशुवान का वीचैट मैसेज पॉपअप हुआ कि आज छन क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि स्टूडियो में हूँ। अगले ही पल उसका दूसरा मैसेज आया कि क्या आज शाम को घर पर साथ में डिनर करेंगे? तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं क्या? मैंने चिन फेई के उस झांकते हुए सिर को पीछे धकेला और टाइप किया कि जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से ही टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैंने फोन रख दिया। मैंने फेई से कहा कि देख रहा है ना, घर से चेकिंग चालू हो गई है, मैं अब चलता हूँ। चिन फेई ने मेरा हाथ पकड़कर रोका कि अरे इतनी जल्दी क्या है भाई, पहले तो तू कभी घर जाने के लिए इतना उतावला नहीं रहता था, क्या ये सब सिर्फ पछतावे की वजह से कर रहे हो? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और कहा कि सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं। पहले मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था, अब मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि मैं उसे वो सारी खुशियां दूं जो मैं दे सकता हूं। चिन फेई ने मेरी हालत देखकर अपनी आवाज थोड़ी सीरियस की कि देखो भाई, ज्यादा गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है। तुमने गुशुवान के साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं की है, ऊपर से तुम दोनों की एक इतनी प्यारी बेटी भी है। मैम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, ये सच है, लेकिन ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। दुनिया में हर प्यार के बदले प्यार मिले ये जरूरी नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि उनका ये बेइंतहा प्यार तुम्हारे लिए एक बोझ बन रहा है तो खुद पर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि फेई मेरा भला चाहता है, पर फिर भी मेरे दिल ने गुशुवान का पक्ष लिया और मैंने मजाक में कहा कि अच्छा बेटा, तेरी ये सारी बातें अगर मैं रिकॉर्ड करके बॉस को सुना दूं तो वो तुझे कंपनी से लात मारकर बाहर निकाल देंगी। याद रख, तेरी सैलरी गु कॉर्पोरेशन से आती है। चिन फेई ने तुरंत हार मान ली और मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा उसने पीछे से आवाज दी कि ओ हाँ, वो चू शी यांग फिर से कोई नया तमाशा कर रहा है। कल एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वालों ने तुम्हारी और उसकी एक जैसी ड्रेस में फोटोज क्लिक की थी और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, पर मैम ने बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए उस खबर को इंटरनेट से पूरी तरह हटवा दिया। बॉस की स्पीड सच में कमाल की है। मैंने बिना पीछे मुड़े सिर्फ हवा में हाथ हिलाया और बेहद लापरवाही से कहा कि एक छोटा सा जोकर है वो, अगर उसे खुद की बेइज्जती कराने का इतना ही शौक है तो मैं क्यों रोकूं। चू शी यांग पिछले 2 सालों में म्यूजिक की दुनिया में उभरता हुआ एक नया वायलिन प्लेयर था। वो भी मेरी तरह वायलिन बजाता था। माना कि उसका टैलेंट मेरे आसपास भी नहीं था, पर हाँ, उसका चेहरा काफी चॉकलेट बॉय जैसा हैंडसम था, इसलिए लड़कियों में उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। घर लौटते हुए कार में मैंने सोचा कि चिन फेई की बातें कुछ हद तक सही भी थी और कुछ हद तक गलत भी। प्यार वाकई जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आपने किसी बेकसूर इंसान को इतने सालों तक गलत समझा हो तो दिल में पछतावा होना लाजमी है। मैंने एक ठंडी सांस ली। गुशुवान ने मेरे लिए अपनी सारी रईसी और घमंड को ताक पर रख दिया था। उसने मेरे हर नखरे को बेहद सब्र से झेला था। जब मैं घर पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर खाना सज चुका था। हालांकि मुझे रात में भारी डिनर करने की आदत नहीं थी, फिर भी टेबल पर तरह तरह की डिशेस सजी हुई थी। जब मैंने प्लेट्स देखी तो मुझे साफ दिखा कि इस बार 2-3 डिशेस में लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर हाँ, वो सारी चीजें थी मेरी ही पसंद की, बस बिना मिर्च मसाले के बनाई गई थी। मैंने थोड़ा सा सूप पिया और फिर चम्मच रख दी। मैं बस टेबल पर बैठकर सिसी और गुशुवान को खाना खाते हुए देखने लगा। माँ बेटी की शक्लें काफी मिलती जुलती थी। सिसी की बस आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थी, वही बड़ी बड़ी गहरी बादामी आंखें जो बड़ी होकर न जाने कितने लड़कों का दिल तोड़ेंगी। मैंने गुशुवान को देखा कि उसका खाना खाने का तरीका भी कितना शाही और सलीके वाला था। मुझे हमेशा से पता था कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज उसे इतनी करीब से देखते हुए मुझे लगा कि वो दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। पर मुझे ये भी अच्छे से पता था कि बाहर बिजनेस की दुनिया में उसके नाम का जो खौफ है
वो कोई अफवाह नहीं है, वो अंदर से बेहद जिद्दी और कड़क लेडी थी। अगर उसे कभी ये भनक भी लग गई कि मैं उस पर ये प्यार सिर्फ इसलिए लुटा रहा हूँ क्योंकि मुझे शेन यू का सच पता चल चुका है, तो वो गुस्से में क्या करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने दिमाग के विचारों को झटका और बड़ी ही सहजता से अपनी प्लेट से एक पीस उठाकर गुशुवान की प्लेट में रख दिया। तो गुशुवान एक पल के लिए रुकी, फिर उसने उस पीस को ऐसे खाया जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट अमृत चख रही हो। बगल में बैठी सिसी ने जब ये देखा तो उसने भी तुरंत अपनी छोटी सी प्लेट मेरी तरफ खिसका दी कि मुझे क्यों भूल गए पापा। मैं हंसा और मैंने एक फ्राइड विंग उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। तब जाकर उस नन्ही जान के चेहरे पर खुशी आई। डिनर के बाद मैं ऊपर बेडरूम में आ गया। भले ही मैं रोज खुद से कहता था कि मुझे एक परफेक्ट हस्बैंड और फादर बनना है, पर इतने सालों की आजाद लाइफ के बाद इस रोल में ढलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खुशकिस्मती से उन दोनों ने मुझ